नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया है कि वो देश के 30 लाख से ज्यादा गैर सरकारी संगठनों के फंड का ऑडिट करे जो सरकारी धन पाते हैं। अदालत ने सरकार से ये कहा कि ये सरकारी पैसा इन एनजीओज ने कैसे खर्च किया है, इसका हिसाब लिया जाए और अगर इनमें अनियमितता पाई जाती है तो इन संगठनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। आंकड़ों के मुताबिक 33 लाख में से सिर्फ 3 लाख एनजीओज ऐसे हैं जो अपने फंड का हिसाब किताब देते हैं, जबकि सरकार के अलग अलग मंत्रालयों से अगर देखा जाए तो करीब 9,000 करोड़ रुपए की राशि इन एनजीओज को मिलती है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये जो ऑर्डर है, फिलहाल ये सिर्फ उन एनजीओज के लिए है जो सरकार से पैसा पाते हैं, लेकिन इस कार्यक्रम में हम चर्चा उन एनजीओ के अलावा उन पर भी करेंगे जहां विदेशों से धन आता है। एनजीओज का आखिर क्या रोल है भारत में, समाज में, राजनीति में, किस तरह का उनका किरदार है, ये देखने की कोशिश करेंगे। मेरे पास फिलहाल 3 अलग अलग एनजीओज के रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं। अमोद कांट मेरे साथ मौजूद हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं प्रयास के। शबनम हाशमी हैं मेरे साथ, अनहद से जुड़ी हुई हैं। कृष्णबीर चौधरी हैं, प्रेसिडेंट हैं भारतीय कृषक समाज के। 2 और ख़ास मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। विश्वजीत भट्टाचार्य हैं, सीनियर एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट में, और जल्द ही जुड़ जाएंगे अमिताभ सिन्हा, नेशनल हेड हैं बीजेपी के थिंक टैंक के। बहुत बहुत स्वागत है सभी मेहमानों का। भट्टाचार्य जी, मैं आपके साथ सबसे पहले शुरुआत करना चाहती हूँ कि क्या ये फिलहाल जो ये ऑर्डर है, क्या इसे सिर्फ सीमित माना जाए उन एनजीओज के लिए जो सरकार से धन पाते हैं, या आपको लगता है कि इस आदेश का दायरा इससे बड़ा है? देखिए, ये आदेश पूरा जो एनजीओ सरकार से पैसा लेते हैं, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट, या जो हिंदुस्तान के बाहर से जो पैसा लेते हैं, ये सब में होगा लागू। और मैं ये उच्चतम न्यायालय का फैसले का मैं स्वागत करता हूँ। अगर मैं इसको दोहराऊं तो आप ये कह रहे हैं कि जो सरकार से पैसा नहीं पाते हैं उन पर भी ये लागू होता है? जो सरकार से पैसा नहीं लाते हैं, हम जैसा जितना तक रिपोर्ट आया है, हमें ये पता लगा कि जो बाहर से, हिंदुस्तान के बाहर से जो फॉरेन फंड्स लेते हैं और जो सरकार से पैसा लेते हैं, तो उनका ऊपर ये लागू होगा। जो सरकार से पैसा नहीं लेते हैं उसमें मेरा हिसाब से ये शायद लागू नहीं है। लेकिन विदेशों से जो फंड लेते हैं वो लागू होगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना भी और इस बात को अंडरलाइन करना भी, क्योंकि पिछले 2-2.5 साल में मोदी सरकार की जो नीति रही है, खासकर उन एनजीओज के प्रति जिनमें बाहर से, विदेशों से पैसा आ रहा है, एफसीआरए को लेकर जो पॉलिसी रही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और कांग्रेस पार्टी से कुछ हद तक अलग भी मानी जाती है। पिछली जो यूपीए सरकार थी उससे अलग मानी जा रही है। शबनम, आप कैसे पढ़ती हैं इस जजमेंट को, क्या आपके लिए मायने हैं? देखिए, जो ऑर्गेनाइजेशंस, चाहे एनजीओ हो, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर वो सरकार से पैसा ले रही हैं या नहीं ले रही, मैं तो ये कहूँगी कि अगर वो डोनेशंस भी ले रही हैं, दे आर आंसरेबल टू इट। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर अपना ऑडिट नहीं करा रही और फाइल नहीं कर रही अपनी रिटर्न्स, तो उसको तो ऑटोमेटिकली 1 साल के अंदर, 1-2 साल में उसको नोटिस दे के कैंसिल हो ही जाना चाहिए। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है जिसको कोई बहुत मतलब अगर अभी तक नहीं की हैं तो ये तो सरकार का प्रॉब्लम है, ब्यूरोक्रेट्स का प्रॉब्लम है। अगर ऐसी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, पैसा ले रही हैं, स्पेशली सरकार का या एफसीआरए का, और उसका रिटर्न फाइल नहीं हो रहा, क्योंकि मुझे जहां तक मालूम है, जितनी कम से कम जो मेरी एक पूरा सर्कल है उसमें जितनी ऑर्गेनाइजेशंस हैं हर साल अपना रिटर्न फाइल करती हैं, हर साल होम मिनिस्ट्री को फाइल करती हैं अगर एफसीआरए लेती हैं। अगर वो नहीं पूरा हो रहा तो जाहिर है कि दे आर नॉट सीरियस अबाउट। यानी आप ये कह रही हैं कि सैद्धांतिक रूप से अगर देखा जाए, सैद्धांतिक रूप से बिल्कुल तो सही है। जो 33 में से 3 लाख लोग जो अपना ऑडिट कराते हैं, तो आपको लगता है कि 30 लाख जो एनजीओज हैं फिलहाल उनकी जो उनके काम करने का फिलहाल रास्ता है वो बंद हो जाना चाहिए? देखिए, मैं ये आंकड़ों के ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती। मेरा अपना असेसमेंट अगर मैं कहूँ तो मुझे ये बड़े अटपटे से आंकड़े लग रहे हैं। क्रेडिबल है, लेकिन सभी न्यूज़पेपर्स ने सरकारी आंकड़े को कोट किया है और बताया जा रहा है। जरूर हो सकता है सही हो, लेकिन ये कि 30 लाख में से सिर्फ 3 लाख एनजीओज जो हैं वो रिटर्न फाइल करती हूँ, ये बड़ा मतलब मुझे बहुत अटपटा सा लगता है। 2,90,000, क्योंकि पूरे 3 ये लाख तो भी नहीं। नहीं, क्योंकि ये तो एक जो सोशल, जो पब्लिक लाइफ में उतर रहा है, उसको तो ये मालूम है कि अगर वो पैसा ले रहा है तो ही और शी इज अकाउंटेबल फॉर दैट मनी, एंड दैट मनी कम्स फॉर अ सर्टेन पर्पस। बिल्कुल, वो कोई पैसा जो ऐसा नहीं आता कि आपको किसी को जवाब नहीं देना है। कृष्णबीर जी, बताइए फिलहाल कि ये जो ऑर्डर है, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, ये एनजीओज के लिए ज़्यादा है या सरकार की जो एक तरह से ढीली ढाली काम करने की प्रणाली रही, जो शबनम कह रही हैं कि अगर नहीं किया गया ऐसा तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, ना कि ये बात एनजीओज पे लागू होती है? क्योंकि ये भी बात बहुत महत्वपूर्ण है कि कुछ स्टेट्स में तो ये प्रोविजन ही नहीं है कि आप ऑडिट फाइल करिए।
देखिए, स्टेट्स में प्रोविजन है या नहीं है ये एक अलग बात है, लेकिन जो संगठन विदेश से पैसा ले रहे हैं और बड़े पैमाने पर उस पैसे का खुला दुरुपयोग कर रहे हैं लंबे समय से, ऑडिट किस तरह से होता है ये भी पूरा देश जानता है। उन पर सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नज़र रही है। और दूसरा, जो सरकार से पैसा लेते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उसका कितना सदुपयोग हो रहा है, उसका क्या रिजल्ट है, क्या परिणाम है, किस तरीके से हो रहा है, ऑडिट करवाना जिम्मेदारी बनती है सभी संगठनों की, इसमें कोई दो राय नहीं है। और तीसरी बात आती है, जो संगठन के सदस्य खुद अपने पैसे से, जैसे किसान संगठन हमारा है और किसान संगठन जो हमारे संगठन के सदस्य हैं वो अपना अपना खुद का सदस्यता करके करते हैं, ऐसे और भी संगठन हैं इस देश के अंदर, किसानों के भी हैं, मजदूरों के भी हैं, तो वो भी ऑडिट कराते हैं। लेकिन बड़ी अजीब बात मुझे लग रही है जो आप कह रहे हैं कि ऑडिट नहीं कराते, तो क्यों नहीं कराते, क्या वजह है? और सबसे बड़ी जो धांधली रही है वो विदेश के पैसे पे रही है। सबसे बड़ा खतरा जो रहा है विदेश के पैसे के दुरुपयोग का रहा है। और एफसीआरए की जो सारी बात है वो सारा मामला उसी पर है जो विदेश के पैसे का। तो दूसरी बात अगर सरकार 9,000 करोड़ जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज से मिल रहा है फिलहाल उन दूसरी बात में आ रहा हूं, मेरी बात भी सुन लीजिए, साथ साथ जवाब दीजिए। 9,000 करोड़ ये कोई मामूली रकम नहीं है और ये आम जनता का पैसा है, यानी विदेश का पैसा है, वो विदेशी संस्थानों का होगा, विदेशी सरकारों का होगा, लेकिन ये आम जनता का, भारत का जो टैक्स पेयर है उसका पैसा है। आपको लगता है कि ये उतना क्रिटिकल, उतना नाजुक मामला नहीं है 9,000 करोड़, जितना कि बाहर से जो पैसा आ रहा है एफसीआरए के थ्रू वो महत्वपूर्ण है? क्रिटिकल क्यों नहीं है? जिम्मेदारी उनकी भी है जिन संगठनों ने पैसा लिया सरकार आपने कहा कि एफसीआरए के पैसे मैंने आपसे ये कहा कि वो बहुत भारी धनराशि है जो एफसीआरए में आ रही है और उससे किस तरह वो खैरात में नहीं आती, वो इंटरनेशनल लॉबीज फंडिंग करती हैं और वो अपने स्वार्थों के लिए करती हैं। मैं अगर उदाहरण देना शुरू करूंगा तो बहुत सारी चीजें बहुत खतरनाक तरीके से कहनी पड़ेंगी। मैं नहीं चाहता किसी को ब्लेम करना इस समय। लोगों ने उस पैसे को लेकर उनकी लॉबीज के लिए काम करते हैं, इसलिए वो फंडिंग करते हैं। सेवा बाद की बात होगी, अब तो इंटरनेशनल लॉबीज काम कर रही हैं। तो मैंने इसलिए आपसे कहा नेशनल और एंटी नेशनल एनजीओज हो गए, क्या ऐसा कहा जा सकता है? एंटी नेशनल और नेशनल की बात मत कहिए आप इसमें। उसके जो वर्किंग है, जो कार्य तरीका है काम करने का, उसमें एक द्वेष भाव नहीं कह सकते आप उसे। आपको कह रहे हैं कि एजेंडा पे काम कर रहे हैं वो लोग? एजेंडा पे काम कर रहे हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है। 100% विदेश का पैसा जो है एजेंडा पे आता है और वो एजेंडा वो होता है जो फंडिंग एजेंसी होती है उनके एजेंडा पे काम कर रहे हैं। अमोद कांत जी, ये बताइए, फिलहाल के दो मेहमानों ने जो अलग अलग एनजीओज को की नुमाइंदगी करते हैं, उनको रिप्रेजेंट करते हैं, उन्होंने अपने अपने विचार रखे हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं, जिस तरह से बहुत मजबूती के साथ कृष्णवीर चौधरी अपनी बात रख रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो विदेशों से पैसा आ रहा है वो दरअसल खतरनाक है भारत के लिए, क्योंकि वो एजेंडा ड्रिवन है, उस पैसे के साथ एजेंडा भी साथ में आता है जो भारत की राजनीति, समाज, सबको प्रभावित करता है? देखिए, प्रयास के माध्यम से जो हमारा तजुर्बा है पिछले 29 साल का, जब से प्रयास की शुरुआत हुई, ये एक बड़ी संस्थाओं में है और यहाँ पे कोई हमारे 246 सेंटर 9 प्रदेशों में है। 1000 के आसपास लोग काम करते हैं प्रयास से जुड़ी हुई संस्थाओं में। और सच पूछिए तो लगातार जो ऑडिटिंग की बात हो रही है, एफसीआरए की बात हो रही है, फॉरेन फंडिंग की बात हो रही है, इन सभी पक्षों से प्रयास के पास पैसे भी आए हैं, प्रयास ने इस्तेमाल भी किया है। और हमारे 80% एक्टिविटीज़ जो हैं वो सर्विस डिलीवरी हैं। जैसे हमारे 47 होम्स चलते हैं, हमारे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम चलते हैं, हेल्थ के, एजुकेशन के प्रोग्राम्स चलते हैं। हमने ऐसा पाया है कि इनमें कोई अलग अलग बातें नहीं हैं, चाहे वो कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन से पैसे आ रहे हों या सरकार के किसी स्कीम के अंदर आ रहे हों या CSR में आ रहे हों या डोनेशंस पे आ रहे हों। ये तमाम अलग अलग सोर्सेज से जो पैसे आ रहे हैं किसी संस्था के अंतर्गत, उनकी जिम्मेवारी है कि एक एक पैसे का हिसाब रखें। ये पब्लिक ट्रस्ट है। हर वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन ये लोगों के लिए बनी है और ये पब्लिक ट्रस्ट है। मतलब ये कि कोई भी रिसोर्सेज के अंदर लगाते हैं तो आपका अधिकार ही नहीं होता है कि उस पैसे का आप गलत इस्तेमाल कर दें या अकाउंटेबिलिटी ना हो। और जहाँ तक ऑडिटिंग की बात है या इनकम टैक्स के लॉज अप्लाई करते हैं, एफसीआरए के लॉज अप्लाई करते हैं, इन सबों में हमारा ये आवश्यक है। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अगर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया, एक तो अच्छा हुआ कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस में हम ये जान रहे हैं कि करीब 33 लाख के आसपास एनजीओज हैं। हम लोग इसकी बात कर रहे थे कि करीब 35 लाख के आसपास एनजीओज देश में हैं, शायद नंबर ज़्यादा ही हो। और उनमें हर किसी का किसी न किसी डोनर एजेंसी से जुड़ाव है, व्यक्तिगत हो या किसी संस्था के माध्यम से हो। और ये जिम्मेवारी लोगों की बनती है कि वो अकाउंटेबिलिटी अपनी फिक्स करें।
और ये बड़े आश्चर्य की बात है, हम सबों के लिए आश्चर्य की बात है कि 33 लाख ऑर्गेनाइजेशन जो कि ऑडिटिंग नहीं करा रहे, कोई एक्सटर्नल एजेंसीज या बाहर के आए हुए ऑडिटर्स जिनका काम होता है वो उसकी ऑडिटिंग नहीं कर रहे हैं। मुझे आश्चर्य है कि ऐसा क्यों जी। है, ऐसा नहीं होना अमोद खान चाहिए। जी बताइए, और एक जो सुप्रीम महत्वपूर्ण कोर्ट ने अगर सवाल ये उठा है फैसला जी, किया कि एक समय कम है, मैं चाहती हूँ कि छोटे जवाब आप रखें और सवाल जी, मैं ज्यादा बताइए। ले सकूं। अमोद जी बताइए, फिलहाल की जो एक बहुत बुनियादी सवाल अब तक उठ रहा था एनजीओज की तरफ से, खासकर एनजीओ सेक्टर में इसको लेकर बड़ी नाराजगी थी कि मोदी सरकार की पॉलिसी जो है वो यूपीएस गवर्नमेंट से काफी अलग है। हालांकि काफी हद तक लोग इस बात की भी वकालत कर रहे थे कि एफसीआरए को लेकर जो एक पूरी नई मुहिम शुरू की, दरअसल यूपीए ने शुरू की, जिसको मोदी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ाया। कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ खास एनजीओज को जो है सिंगल आउट करने की कोशिश की जा रही है, खास एनजीओ जो शायद सरकार विरोधी नजर आते हैं उनको अलग थलग करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन यहाँ तो खुद कोर्ट ने जो है कहा है, सरकार के खुद कान खींचे हैं कि आप इनका ऑडिट कराइए, तो इसका मतलब सरकार का कदम ठीक था। देखिए, ये कुछ एक इस ढंग का विचार फैला हुआ है, एनजीओ सेक्टर में फैला हुआ है। लोग ये सोचते हैं कि सरकार से एनजीओ सेक्टर का जो है ये रिश्ता कुछ बहुत गड़बड़ है, एक एडवर्सरी रिलेशनशिप क्रिएट हो गया है। अभी हाल में मुझे मौका मिला नीति आयोग के एक बहुत अच्छे कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने का, सभी लोग वहाँ मौजूद थे और ये बात मैंने खुलकर कहा कि गवर्नमेंट के साथ वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस का झगड़ा क्या हो सकता है। अगर कोई ऐसी बात कही जाती है, बहुत सारे इश्यूज हैं जो एक्टिविस्ट ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ बातचीत करते हैं या पार्टी इन पावर के खिलाफ बातचीत करते हैं, उनको हम वॉलंटरी सेक्टर के ऑर्गेनाइजेशन मानते ही नहीं है। देखिए, वॉलंटरी वो उनका एक अलग मुद्दा है, उनके विचार अलग हैं और वो कैंपेन कर रहे हैं, किसी खास मुद्दे पे कैंपेन कर रहे हैं और कैंपेन के दौरान अगर पॉलिटिकल ओवरटोन्स उस कैंपेन में होता है तो मैं समझता हूं कि वॉलंटरी सेक्टर से वो बाहर है या वॉलंटरी सेक्टर के अंदर हो के भी उनका एक मुद्दा अलग है। तो ये विचार चल रहा है। हाँ, ये सही है कि सुप्रीम कोर्ट का ये ऑर्डर जो है या सुप्रीम कोर्ट ने जो डायरेक्शन दिया है, ये कुछ बहुत सारी बातें जो अभी चल रही हैं एफसीआरए के संबंधित, बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस का जो रजिस्ट्रेशन है कैंसिल किया गया है, उसके इस बहाव में ये भी एक चर्चा बन के सामने आ रही है साथ। लेकिन जो अभी ये सवाल उठाया गया है वो सवाल मैं समझता हूँ सही है, बिल्कुल, और अकाउंटेबिलिटी के लिए ऑडिटिंग तो मस्ट है। यानी कि सैद्धांतिक रूप से इन प्रिंसिपल यहाँ कोई भी ऐसा मेहमान नहीं है जो इस बात से सहमत ना हो रहा हो कि वाकई ऑडिट होना चाहिए। जब आप पैसा आपने लिया है तो हिसाब किताब उसका होना चाहिए। लेकिन ये माना जाता रहा है कि अभी तक ये एक तरह से समझ थी एनजीओ सरकार के बीच के, फिलहाल काम जो है बिना ऑडिट के चल रहा है। लेकिन शायद बीजेपी की सरकार और फिलहाल जिस तरह से कोर्ट का ऑर्डर आया है उसके बाद शायद उस तरह से पुराने तरह से ना चल पाए हालात आगे। अमिताभ सिन्हा जी, ये बताइए कि फिलहाल 2-2.5 साल में जो बहस हमने देखी है, बहुत खुल के पिछले 1 साल में बहस हुई है कि कुछ बीजेपी समर्थित एनजीओज हैं, कुछ कांग्रेस समर्थित एनजीओज हैं, खासकर जो एफसीआरए के थ्रू जो विदेश से धन आ रहा है उसको लेकर बीजेपी और बीजेपी के जो समर्थित लोग हैं उन्होंने काफ़ी हंगामा किया है कि खासकर ये कार्यक्रम मोदी सरकार के विरुद्ध चलाया जा रहा है। क्या आप ये समझते हैं कि इस कोर्ट के ऑर्डर से क्या बीजेपी को और एक समर्थन मिला है कि अब वो और आगे बढ़ के अपना काम कर पाएंगे? अच्छा जी, अभी आपने कहा कि कोर्ट ने कान खींचे हैं सरकार की। मैं ऐसा समझता हूँ, मैं सुप्रीम कोर्ट में था एज ए लॉयर और मैंने आपको ये बताने की शायद एक मौके को मैं तलाश रहा था और आपने मौका दिया। देखिए, ये कान खिंचाई तो हरगिज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि जस्टिस केहर एक बहुत ही समझदार चीफ जस्टिस देश को मिले हैं, लेकिन ये थोड़ा सा एक्टिविज़म की ओर झुका हुआ है मामला मुझे लग रहा है, क्योंकि सरकारें, मैं सिर्फ सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, सरकारें इस दिशा में चिंतित हो चुकी थी पिछले कुछ दिनों से। और नरेंद्र मोदी जी की सरकार जब गठित हुई मई में, उसके बाद जून में ही आईबी की एक रिपोर्ट आई और इस आईबी की रिपोर्ट के आधार पे कई ऐसे फॉरेन फंडिंग से वाले ऑर्गेनाइजेशंस की लिस्ट निकली और उस लिस्ट में, जैसे मैं तो नाम लेना चाहूँगा, ग्रीन पीस फाउंडेशन है या एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऐसे कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको, जो भारतीय विकास को रोकने के लिए, बाधित करने के लिए, जिन्होंने फंडिंग का दुरुपयोग किया। और ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट सरकार को मिली। उसके बाद तुरंत अक्टूबर में जो नई सरकार आई थी उसने इस पे रेगुलेशंस बनाने शुरू किए। लेकिन मैं आपको इतना और बता दूं कि ये अभी से नहीं शुरू हुआ। 1976 में जब एफसीआरए बना पहली बार, वो इमरजेंसी में बना हालांकि इंदिरा गांधी जी के समय में, लेकिन बाद में उसको 2010 में मनमोहन सिंह जी की सरकार ने जब बदला तो उसमें फॉरेन फंडिंग के आधार पे ही एफसीआरए को बदला गया, क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के विरोध में विदेशी पैसा आ रहा था और उसके कारण
जो मूवमेंट शुरू वहाँ पर किए जा रहे थे रोकने के लिए न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के तमिलनाडु में, उसमें सीधा विदेशी धन का दुरुपयोग किया जा रहा था और इसीलिए मनमोहन सिंह सरकार ने भी मजबूरी में एक कदम उठाया था। उसको आगे बढ़ाते हुए और सख्ती से आगे बढ़ाते हुए इस वर्तमान सरकार ने जब ये काम शुरू कर दिया ऑलरेडी, तो यदि उसमें सुप्रीम कोर्ट ने चिंता दिखाई है, ये अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। मैं इसको ध्यान दिलाना चाहूँगा क्योंकि इसमें इनकम टैक्स का जो एक्ट है उसके सेक्शन 2 सब क्लॉज 15 जो है वो ज़रूर कहता है कि इसका रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसकी जो रिटर्न्स हैं उसमें बहुत सावधानी रखनी चाहिए और रेगुलरिटी होनी चाहिए। लेकिन ये एक डुअल प्रोसेस है। इसमें एक एनजीओ जब भी कोई अपनी कार्यविधि शुरू करता है तो उसको वहाँ स्टेट में जहाँ भी वो काम कर रहा है वहाँ शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में भी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है। और ये जो एक जरूरी व्यवस्था है ये ओवरलैपिंग है या कह लीजिए ड्यूअल है, यानी एक दूसरे में केंद्र की सरकार इनकम टैक्स एक्ट और FCRI के तहत यदि उसको कंट्रोल कर सकती है तो अलग अलग स्टेट की गवर्नमेंट को भी उनके ऊपर में नज़र रखने के लिए शॉप्स एंड इस्टेब्लिशमेंट एक्ट में एक व्यवस्था बनानी पड़ती है। लेकिन पिछले 70 सालों में मैंने एक बहुत ही ध्यान से एक वक्तव्य देना चाहता हूँ। मैंने देखा है कि शासन व्यवस्था किसी तरीके से येन केन प्रकार चलती है और पहले देश में स्थिति ये होती थी कि देश चूँकि शासन व्यवस्था एक आर्थिक अवस्था में भी बहुत कमियां थी और बाद में फंडिंग में कमियां इसलिए भी आने लगी क्योंकि विदेशी फंड ये मानने लगे कि भारत जो है वो एक बहुत अपकमिंग इकोनॉमी बनने वाला है, तो उसके कारण भी पैसे की कमी हुई। पैसे की कमी का फैक्ट ये भी है जो जेन्युइन पैसा आता था, जो इस तरह के मास मोबिलाइजेशन के लिए, ओपिनियन मोबिलाइजेशन के लिए नहीं आता था, एजेंडा बेस्ड नहीं था, वो पैसा, उन पैसों में कमी आने लगी कि विदेशी फंडर्स ये मानने लगे कि भारत में इकोनॉमी बहुत बढ़ने लगी है, भारत अब अमिताभ सशक्त सिन्हा जी, मेरे पास समय की थोड़ी कमी है और मैं चाहती हूँ कि सवाल हम और ले लें और काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल इसमें ये भी उठ रहे हैं कि खासकर कुछ ऐसे एनजीओज जिनके बार बार नाम ये आ रहे थे कि जो शायद जो मौजूदा सरकार है उसको बहुत ज़्यादा नहीं सुहाते हैं, चाहे वो ग्रीन पीस का आपने खुद ही नाम लिया, इस बात को नहीं मानता, एमनेस्टी का नाम लिया, तीसरा सीतलवाड़ के एनजीओ का, शबनम हाशमी के एनजीओ का भी जो है फिलहाल FCRA रद्द कर दिया गया। आहिस्ता जी मैं आपको जानकारी दूं, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी, IIT कानपुर, ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस के FCRA को कैंसिल किया मनमोहन सिंह सरकार ने, तो क्या वो सरकार के विरोध में थे? ऐसा नहीं है। मुझे लगता है कि इस तरह की मानसिकता और धारणा से यदि किसी भी सरकार के किसी कार्य को देखा जाए तो वो गलत होगा। शबनम से पूछ लेते हैं, फिर आपकी तरफ आऊंगी। शबनम हाशमी, आप ये मानती हैं कि सभी सरकारें एक जैसी होती हैं या ये सरकार खासकर कुछ खास एनजीओ के पीछे आ रही है? देखिए, ऐसा है कि एक तो लगातार हम एक एक करके डिसाइड कर रहे हैं कि कौन कौन राष्ट्र विरोधी है। तो उसमें अगर हम 3-4 साल पहले जाएं तो एक सोशल एक्टिविस्ट का, सोशल वर्कर का एक रिस्पेक्ट होती थी, उसको एक एक करके हम वो सारी चीज़ें तोड़ रहे हैं। हम उसी के लिए, हमें फॉरेन फंड बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता जब हम इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं और उस पैसे से जब हम गरीब किसान की ज़मीन को छीन के और मल्टीनेशनल को देते हैं। लेकिन अगर FCRA फंड से सामने एक एक्टिविस्ट ग्रुप है जो ये कहता है कि इस किसान का इस ज़मीन पे हक है और उसके लिए वो लड़ता है, तो वो देशद्रोही हो जाता है। ये बहुत बहुत जिसे कहते हैं ना, हम मैन्युफैक्चर कंसेंट, हम मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट वाला जो है वो हम कर रहे हैं लगातार। और उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहती हूँ कि बहुत सारी स्पेशली छोटे छोटे जो ग्रुप्स होते हैं वो चाहते हैं कुछ करना, वो संस्था बनाते हैं, उसके बाद वो उसको चला नहीं पाते, तो वो डॉर्मेंट होके पड़ी रहती हैं। इस 30 लाख में बहुत सारी डॉर्मेंट संस्थाएं होंगी, उनको कॉन्स्टेंटली वीड आउट करना ये गवर्नमेंट का काम है। या जो भी मतलब जो भी एजेंसी है, छोड़ देना भी चाहे रजिस्ट्रार ऑफिस हो या जो भी, ये उनको वीड आउट करना उनका काम है। वो नहीं हुआ तो इसमें दोनों तरफ की गलती है। बिल्कुल, जो अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए बिल्कुल होनी चाहिए, उसमें कोई दो राय नहीं। अमिताभ जी, बहुत बड़ी बात है। देखिए, इस बात से आपको सहमत होना होगा। ये खुद एक पत्रकार के तौर पे मैंने देखा है कि जिस तरह से सोशल एक्टिविस्ट, एनजीओ, खासकर जो विदेशी धन ले रहे हैं, उनका जो कैरेक्टर असैसिनेशन हुआ है पिछले कई साल में, ये आपको मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं ये एक सोची समझी बात है। क्या वाकई आप मानते हैं कि जाने अनजाने ऐसा हुआ है? बिल्कुल मैं नहीं मानता कि इसमें कहीं कोई प्रेजुडिस्ड है, अप्रोच है या कोई एजेंडा है या किसी तरह की जो एक तरह की जिसको मैं कह सकता हूं कि मानसिकता है। मैं बिल्कुल मानता नहीं उसको, आपको जो गलत है वो गलत है। और जो अभी शबनम जी ने कहा, मैं उससे भी बहुत असहमति जताने के लिए कोशिश कर रहा हूं। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि यदि
यहाँ पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करना है तो यहाँ के पैसे से करिए। आप विदेशी पैसे से पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन करेंगे, आप ओपिनियन देंगे, आप ये कहेंगे कि ये जो गलत है और सही है, और पैसा बांटेंगे आप जाके लोगों को ये कह के कि ये प्रोजेक्ट गलत है और सही है। मुझे लगता है ये वाकई में देशद्रोही है। नहीं, वो ये भी कह रही है कि जब एफडीआई मनी कारोबार में आती है उस पर आपको एतराज क्यों नहीं है? देखिए ये इस तरह के एजेंडे पे जो टिपिकल इसको कहते हैं ना सोशल एंटरप्रेन्योरशिप आजकल हो गया है कि झोला टांग के और अपना बिजनेस शुरू कर दो जी। इसी की बात तो कर रही है शबनम, यही तो कह रही है कि यही तो कैरेक्टर नहीं, मैं आपको एक चीज बताना, मुझे खत्म करने दीजिए। देखिए इस तरह की मानसिकता से ही देश में अभी तक जो आर्थिक स्थिति थी वो देश की ऐसी बनी रही पिछले 60 सालों में कि देश जो है वो हम वही पुराने सपेरों का देश और हाथियों का देश बना रहा। और इस तरह की जो ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट करने की, डेवलपमेंट को रेस्ट्रिक्ट करने की जो एक एजेंडा, जो एक बहुत ही कुत्सित मानसिकता के साथ जो लोग काम करते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंकना होगा सिस्टम से। ठीक है, चलिए मेरे पास 2 मिनट है। पॉलिटिकल, माफ कीजिएगा, दूसरे मेहमानों को समय देना चाहते ये हैं कि हमारे जैसे जितने लोग हैं उनको निकाल के आप बाहर फेंक दें। नहीं, ये आपका वन पॉइंट एजेंडा नहीं, आप विदेशों से पैसा लेके, आप विदेशों से पैसा लेके और यहाँ पर लोगों में बांटेंगे, आप हमको फेंक नहीं पाएंगे। नहीं, यदि आप विदेशी एजेंट होंगी तो आप हमारी आवाज बंद नहीं कर देंगे। आप विदेशी एजेंट, अगर विदेशी फंड पे बहुत बड़ी एक रिपोर्ट है एनआरआईज ने की है, $7 बहुत बड़ी रिपोर्ट है। चलिए, मैं और किस तरह से उससे पैसा लाके नफरत फैलाई जा रही है, विदेशी पैसे से यदि यहाँ पर राजनीति करेंगे तो ये नहीं चलेगा भारत में। राजनीति तो आप राजनीतिक पार्टी में राजनीति मत करिए। ऐसा है, देखिए हमारे देश में एनजीओ का भी रोल है। बहुत सारे एनजीओ बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। जल्दी अपनी बात करिए जी। अब ये है कि 3 मुद्दा हमें हमेशा याद रखना चाहिए और इसीलिए उच्चतम न्यायालय ने ऑडिट के लिए फैसला किया है। एक तो है पैसा कहां से आ रहा है और पैसा सोर्स ऑफ फंड्स और पैसा कहां खर्चा हो रहा है, उसका सैंक्शन क्या, ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर ये सारे अगर मिल जाएं तो मेरा ख्याल एनजीओ होना वो बाहर का पैसा है या अंदर का पैसा है, वो डिमार्केशन मेरा ख्याल उतना स्ट्रांग नहीं है। तो देखिए हमारा कंट्री का पैसा से भी सबवर्सिव एक्टिविटी हो सकता है, बाहर का पैसा से भी अच्छा काम हो सकता है। तो बाहर का पैसा सब बुरा है, अंदर का पैसा सब सही है, ये भी बोलना गलत होगा। तो देयरफॉर ऑडिट होना चाहिए। और जैसा है मिस्टर आमोद कांत ने जैसा बोले हैं, मैं उनसे पूरा सहमत हूं, पूरा अकाउंटेबिलिटी होना चाहिए, चाहे पैसा जहां से भी आ रहा है और खर्चा क्या हो रहा है। माफ कीजिएगा कश्मीर जी, 30 सेकंड मैं आऊंगी आपकी तरफ अगर समय हुआ। अंतिम बात बता दूं मैं, उसके बाद मुझे कहने के लिए कुछ नहीं है कि देखिए जो भी पैसा आता है वो पब्लिक के अच्छाई के लिए, यदि आप उनको खिलाने के लिए खर्च करें, कंबल बांटने के लिए खर्च करें, पढ़ाई के लिए खर्च करें, कहीं दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि उसके लिए ओपिनियन मोबिलाइजेशन और मूवमेंट को, मास मूवमेंट को सपोर्ट करने या उसको एग्रीवेट करने की कोशिश होती है, ये कानूनन अपराध है। लेकिन ओपिनियन जो है वो भी एक मोनोपोली बन जाए। ये भी तो गवारा नहीं है, ओपिनियन मोनोपोली भी तो नहीं बन सकता एक समूह की। ओपिनियन मोबिलाइजेशन ये एक्ट में बता रहा हूं, मैं कानून की बात कर रहा हूं, मैं हियरसे की बात नहीं कर रहा हूं, कानून में मना है। मेरा ये मानना किसान संगठन के जिम्मेदारी के कार्यकर्ता के नाते कि हमको कोई ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए कि हम पॉलिटिकली मूवमेंट में इन्वॉल्व हों या सरकार के खिलाफ गिरोहबाजी करें और विदेश के पैसे से करें, तो ये तो देशद्रोह का मामला बनता है मेरी राय में। तो हम ये कहते हैं कि हमारे किसान भी तो हैं जो खुद सदस्यता अपने आप करते हैं और अपने आगे करते हैं, लेकिन बाहर से पैसा लेके और सरकारों के खिलाफ पर डे पेमेंट करके आंदोलन यूपीए के टाइम में भी हुआ था। ये ठीक नहीं है, मैं इसे नहीं मानता। हमें जो बात करनी है अपने संगठन, अपने सदस्यों की ताकत के दम पर और उनके कंट्रीब्यूशन से करते हैं। हमारा तो ये ऑडिट होना चाहिए और ये विदेश यात्राएं जो रोज होती हैं ये सब विदेश के पैसों से हो रही है, ये सब खेल है पूरे देश अमोद जी 20 सेकंड लास्ट वर्ड। बहुत अच्छा किया, हम स्वागत करते हैं सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का। विदेश यात्राएं 20 सेकंड। देखिए ये समय आ गया है, देखिए समय आ चुका है जबकि वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस को देश की सेवा में लगना चाहिए। हमारे देश में अभी भी आधी आबादी जो है वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन देश की सेवा ही करती हैं। समय आ गया है का क्या मतलब है? उनका सिर्फ यही जस्टिफिकेशन है और कोई जस्टिफिकेशन नहीं करते। इसलिए अगर हम उनके लिए हमको जहां से पैसे मिलते हैं, आर्मी नहीं पहुंची थी जहां पे हमने जाके रिलीफ बांटा है, आप क्या बात कर रहे हैं?
चलिए, मुझे कार्यक्रम खत्म नहीं, करना हम होगा। मुझे जानते लगता है हैं। बहस तो देखिए, वाकई ऐसा ये है, बहुत मेरा लंबी है, नहीं तो लेकिन सैद्धांतिक रूप से, माफ कीजिएगा, सैद्धांतिक रूप से जिस पर सभी मेहमान सहमत हैं वो ये कि अदालत का ये मानना है कि अगर पैसा आ रहा है तो उसका ऑडिट होना, उसका हिसाब किताब होना बेहद जरूरी है। इस बात पर शायद सभी की सहमति है। बाकी बातों से असहमत होने के बावजूद इसी के साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार।